पिछले कुछ दिनों से चारों तरफ अजीब सा माहौल है। अभी देखिए, कल परसों की बात है कि बांग्लादेश में सत्ता पलट हो गया। एक तरह से बोले तो छात्रों ने आरक्षण के विरोध में अ, शेख हसीना पे हमला कर दिया और शेख हसीना वहाँ से भाग गई हैं। इसी तरह अगर बात करें, इसराइल और ईरान के बीच में भी युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। पिछले कुछ दिनों में शेयर मार्केट बहुत ज़बरदस्त डिक्रीज हुआ है, क्रैश हो गया। एक तरह से बोले तो 800-900 पॉइंट जो है वो नीचे चला गया है। तो इस शेयर मार्केट के नीचे जाने के पीछे वैसे सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है जो रिसेशन की स्थिति बनी हुई है। खास करके जापान में बहुत बुरी स्थिति है रिसेशन की। यूके में है, उधर फिनलैंड और आयरलैंड में तो है ही। यूएस में भी काफ़ी दिनों से चीज़ें ऐसी देखने के लिए मिल रही हैं। तो रिसेशन के बारे में ही हम बात करेंगे। रिसेशन दरअसल होता क्या है कि अगर दो क्वार्टर में, मतलब अ, दो क्वार्टरली इवेंट्स में रिसेशन की हम बात करते हैं। दो क्वार्टर में, क्वार्टर समझ रहे होंगे, 3-3 महीने का, टोटल 4 क्वार्टर एक साल में। तो अगर दो क्वार्टर कंटिन्यू आपका जीडीपी में नेगेटिव ग्रोथ हो, नेगेटिव ग्रोथ हो, तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं रिसेशन। होता क्या है कि ऐसी स्थिति में आपका जो एम्प्लॉयमेंट भी जो है वो भी खत्म होने लगता है। एम्प्लॉयमेंट भी खत्म होने लगता है। तो रिसेशन को समझने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें पहले समझने की कोशिश करेंगे, जो इकोनॉमिक टर्म्स हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग समझेंगे इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, एक टर्म होता है डिफ्लेशन, एक टर्म होता है स्टैगफ्लेशन, फिर हम लोग आ जाएंगे रिसेशन पे। ठीक है, तो पहले चलते हैं हम लोग इन्फ्लेशन के लिए। इन्फ्लेशन कुछ नहीं है कि अगर एक किसी चीज़ का दाम बढ़ता है तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। जनरल वैल्यू अगर बढ़ रही है तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगा, केवल आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। इन्फ्लेशन में मैंने आपको बताया, मान लीजिए इस साल किसी चीज़ का दाम, अगर किसी चीज़ का दाम अगर मान लीजिए 100 रुपया है। मान लीजिए एक कोई कुर्सी है, मान लीजिए चेयर है, उसका 100 रुपया दाम है इस साल। हो सकता है कि अगले साल उसका दाम 120 रुपया हो गया। कुर्सी सेम है। तो ये जो 20 रुपया का जो इंक्रीज हुआ है, 20 रुपये का जो इंक्रीज हुआ है, यही है इन्फ्लेशन। ठीक है। डिफ्लेशन क्या होता है? पहले मैं ये बता दूं कि इन्फ्लेशन को किन्स एक थे, इकोनॉमिस्ट थे, जो किन्स इन्फ्लेशन को, थोड़ा इन्फ्लेशन को अच्छा माने हैं वो। क्यों माने हैं अच्छा? किसी चीज़ का दाम वैसे बढ़ना तो खराब होगा, है ना, एक पॉकेट पे तो असर पड़ेगा। लेकिन इसके कारण क्या होता है, एक मोटिव बना रहता है, एक मोटिवेशन बना रहता है। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो क्या करेंगे कि उनको लगेगा कि अच्छा दाम इसका बढ़ेगा थोड़ा, तो हम और प्रोड्यूस करें और मार्केट में और चीज़ें आएंगी। इससे क्या होगा, उनको एम्प्लॉयमेंट भी वो देंगे क्योंकि उनके पास पैसे आएंगे। तो और जो इन्वेस्टर हैं वो भी खुशी खुशी अपना इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि उनको लगेगा कि इससे हमें प्रॉफिट होगा। तो थोड़ा इन्फ्लेशन अच्छा होता है किसी भी कंट्री के लिए। दूसरा, अब चले टर्म डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में इन्फ्लेशन का ठीक उल्टा, इन्फ्लेशन का ठीक उल्टा क्या होगा इसमें, कि समय के साथ किसी वस्तु का दाम घटेगा। अभी 100 रुपया है और अगले साल पता चला वो 80 रुपया का हो गया। ठीक है, तो ये डिफ्लेशन में उल्टा हो गया। ठीक। फिर चलता है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या है? इसमें स्टैग है और फ्लेशन है, दो चीजों से मिलकर बना है ये। स्टैग्नेशन और दूसरा इन्फ्लेशन। स्टैग्नेशन मतलब क्या हो गया, रुक गया। इकोनॉमी अगर रुक जाए, कोई ग्रोथ नहीं हो जीडीपी में, तो उसकी बोलते हैं कि स्टैग्नेशन हो गई इकोनॉमी।
स्टेगनेंट हो गई इकोनॉमी। इन्फ्लेशन मैं आपको बता चुका हूँ, समय के साथ अगर किसी वस्तु का दाम बढ़ता है तो इन्फ्लेशन कहलाता है। तो ऐसी स्थिति किसी देश की अर्थव्यवस्था में, जब वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ कुछ नहीं हो रहा और इन्फ्लेशन दाम बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। मैं आपको क्या बोला कि हल्का सा इन्फ्लेशन जरूरी है, क्योंकि इससे जो इकोनॉमी है वो स्टेगनेंट नहीं रहती है, वो ग्रोथ करती है। क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके पास मोटिव्स होता है प्रॉफिट कमाने का, तो वो प्रोड्यूस करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, मतलब इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ करती रहती है, जीडीपी में ग्रोथ होता है। इसीलिए हल्का सा इन्फ्लेशन जरूरी है। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति हो कि इन्फ्लेशन तो हो रहा है, दाम बढ़ता जा रहा है सामान का, लेकिन इकोनॉमी में कोई ग्रोथ नहीं हो रही, तो ये खराब स्थिति हो गई, इसी को बोलते हैं स्टेगनेशन। अब इसी का अगला चरण, अब हम लोग आते हैं किस पे, रिसेशन। रिसेशन में क्या हो गया, मैं आपको बताया कि 2 क्वार्टर तक अगर जीडीपी नेगेटिव ग्रोथ हो रहा है, वहां पे स्टेगनेशन में क्या हो रहा था, स्टैगफ्लेशन में क्या हो रहा था कि इकोनॉमी स्टेगनेंट हो गई है, ना बढ़ रही है, ना ग्रोथ हो रहा है, ना डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अब रिसेशन में क्या हो रहा है कि नेगेटिव ग्रोथ हो रहा है, नेगेटिव ग्रोथ हो रहा है, मतलब इकोनॉमिक हालत बहुत खराब हो गई है। ठीक है, होता क्यों है ये, क्यों होगा ये, क्योंकि मान लीजिए बैंक रेट जान रहे हैं, बैंक रेट होता है कि कोई भी बैंक, फेडरल बैंक जो होता है, जैसे अपने यहाँ आरबीआई, यूएस में फेडरल बैंक, वो क्या करती है कि एक रेट पे बैंकों को लोन देती है, ताकि लोगों के पास पैसे पहुंच सकें। अगर मान लीजिए हम आरबीआई हैं और एक पर्टिकुलर एक्स नाम का कोई आदमी है, मान लीजिए ये आरबीआई है, आरबीआई क्या की, एक्स बैंक को, ये वाई, एक्स बैंक को लोन दी और इस लोन को वो आम आदमी तक पहुंचा दिया। ठीक है, तो ये मान लीजिए लोन को अगर इंटरेस्ट बढ़ा दे, तो ये एक्स जो है आरबीआई से कम लोन देगा, तो एक्स के पास पैसे कम आएंगे, एक्स के पास पैसे कम आएंगे तो वाई के पास जो है, वो जो आम आदमी है उसके पास पैसे कम आएंगे। आम आदमी मतलब जो बिजनेस पर्सन्स हैं या हम जैसे लोग जो हैं, हम आप जैसे लोग, उसके पास पैसे कम आएंगे। तो आरबीआई जो है इस लोन के इंटरेस्ट को घटा बढ़ा करके मनी का फ्लो मार्केट में तय करती है। अगर इंटरेस्ट, लोन का इंटरेस्ट अगर बढ़ेगा तो मार्केट में पैसे कम होंगे, अगर लोन का इंटरेस्ट घटेगा तो मार्केट में पैसे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यही होता है बैंक रेट। बैंकिंग के बहुत सारे ऑपरेशंस हैं और उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी सिंपल तौर पे ये जान लीजिए आप। ठीक है, तो होता क्या है कि मान लीजिए फेडरल बैंक या आरबीआई अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, तो एक्स के पास पैसे कम हो जाएंगे, क्योंकि वो कम लोन लेगा और मार्केट में पैसे कम हो जाएंगे। मार्केट में पैसे अगर कम हो गए, मान लीजिए एक आदमी है ना, एक इंसान है जिसके पास पहले 5 रुपए थे, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है, तो क्या करेगा, इसके पास मान लीजिए 1 रुपए हो गया, तो इसकी परचेजिंग पावर, जो वो 5 रुपए का सामान खरीद सकता था, अब वो 1 रुपए का सामान खरीदेगा, इसकी परचेजिंग पावर कम हो गई। तो परचेजिंग पावर कम हो गई तो क्या होगा कि वो सामान कम खरीदेगा, सामान कम खरीदेगा, ऐसे मान लीजिए सब लोग के पास की परचेजिंग पावर खत्म हो गई, तो सामान वो कम खरीदेगा। अब थोड़ा सा एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये है प्रोड्यूसर, है ना, ये है प्रोड्यूसर पी, ये आम आदमी परचेजर जो सामान खरीद रहा है, परचेजर है ये प्रोड्यूसर है। अगर इसकी परचेजिंग पावर कम होगी, खरीदने की क्षमता अगर कम हो गई, तो ये तो सामान कम खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, क्योंकि इसके पास पैसे ही नहीं है इंटरेस्ट रेट के कारण। तो अब अगर खरीदेगा ही नहीं, तो ये प्रोड्यूसर जो बनाने वाला है, सामान जो बनाता है, वो बनाएगा ही क्यों, कम सामान बनाएगा, तो ये सामान ही कम बनाने लगा, सामान कम बनाया। अब सामान अगर कम बनाएगा तो क्या दिक्कत होगी, अब इसको लोगों की जरूरत नहीं है। मान लीजिए पहले हमें प्रोडक्शन करना था 1000 आइटम, 1000 आइटम प्रोड्यूस करना था पहले, हाँ, 1000 आइटम करना था, इसके लिए मान लीजिए 50 आदमी की जरूरत है। अब 1000 आइटम बिक ही नहीं रहा है, अब ये प्रोड्यूस करेगा मान लीजिए 500 आइटम, अब वो 25 वाले आदमी से काम चल जा रहा है, 25% से काम चल जा रहा है। तो ये जो 50 लोग से 25 लोग हो गए,
बाकी 25 लोग कहाँ गए? इनको नौकरी से निकाल दिया गया। अब ले ऑफ कर दिया गया, नौकरी से निकाल दिया मतलब अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। मतलब एक तो आपका ग्रोथ भी नेगेटिव हो रहा है, ऊपर से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ते जा रहा है, परचेजिंग पावर अलग घट रहा है, स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है रिसेशन में। अब बात है कि उपाय क्या है? उपाय यही है कि बैंक अपना ऑपरेशंस करे, बैंकिंग अपना ऑपरेशन करे। जैसे मैं बताया कि बैंक रेट को इस तरह से एडजस्ट करे, बैंक रेट को घटाए ताकि मार्केट में मनी का फ्लो हो। तो एक तो हो गया बैंकिंग ऑपरेशंस के थ्रू बैंक अपना इंटरेस्ट रेट को घटा दे, ठीक है। तो क्या होगा, मार्केट में फ्लो होगा पैसे का, तो आम लोगों के पास पैसे आ जाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज, गवर्नमेंट जो है वो स्पेंडिंग करना शुरू करे, योजनाएं चलाए, लोगों को काम दे, ताकि उनकी परचेजिंग पावर बढ़े। परचेजिंग पावर बढ़े कैसे बढ़ सकता है? जैसे उनको अलग अलग योजनाओं में काम, जो जो कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं उसमें गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट पैसे की इन्फ्यूज करे, है ना। गवर्नमेंट मार्केट में पैसे लगाएगी, है ना, लोगों को काम देगी, एम्प्लॉयमेंट देगी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट देगी। अब इससे क्या होगा कि इनकी, आम लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, है ना, परचेजिंग पावर बढ़ेगी। आम लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो वो फिर ज़्यादा सामान खरीदना चाहेंगे, ज़्यादा सामान खरीदना चाहेंगे चाहेंगे तो जो प्रोड्यूसर है, जो सामान बना रहा है, वो भी ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा तो ज़्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी उसको, फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ठीक है। तो इसी तरह से बेसिकली काम करता है। सामान्य शब्दों में इसी तरह से हम आपको समझा सकते हैं। उम्मीद है कि थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। टेक्निकलिटीज में हम लोग बाद में जाएंगे। थैंक यू।